Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. So some 3 more minutes to go. सुमन का प्रश्न है, कैन यू गाइड मी हाउ टू गेट द PDF ऑफ द हैंडआउट। वो आपको मिल जाएगा monal.org/डाउनलोड सेक्शन में। और उसका दूसरा तरीका हो सकता है, आप टेलीग्राम पे मेरा चैनल सर्च कर दीजिए, ऑफिशियल चैनल, वहीं से भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको वो हैंडआउट मिल सकता है। Thirty more seconds. All right friends, so now it is 9 p.m. in my mobile and we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? और आप इसका जवाब इस पोल में दे सकते हैं, ट्रू या फॉल्स में। आर्यन, मुकुल, जितेंद्र, किरण, शिव, दीपक and others, the answer is yes. So we'll start the class. 1% लोग बोल रहे हैं नहीं देख सकते, तो फिर आप अपने कीबोर्ड पर Ctrl+R या Ctrl+Shift+R प्रेस करिए, क्रोम ब्राउजर यूज करिए, एड ऑन डिसेबल करिए, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करिए एंड होपफुली इट शुड वर्क। अभी यहाँ पर अपनी ये लेक्चर सीरीज वैसे तो सबको पता है, लेकिन जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में प्रीलिम और मेंस के लिए इकोनॉमी, उसमें एक चीज़ होती है थियरी, दूसरे होते हैं कंटेम्पररी इश्यूज, मतलब जो 5-7 साल पहले कुछ बना हो लेकिन अभी तक अपनी एग्जाम के लिए काम काज चल रहा हो, जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड या जीएसटी या डीमोनेटाइजेशन या बहुत सारी चीज़ें। और फिर होते हैं करंट अफेयर्स, जो पिछले 1-2 साल से चर्चा में रहे हो। अभी ऐसा सब करंट अफेयर्स के फ्री अपडेट्स में 2019 का बजट इकोनॉमिक सर्वे, 2020 का बजट इकोनॉमिक सर्वे और 2019 से लेके 2020 सितंबर तक, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर महीने में प्रीलिम थी तो उसके 1 महीने पहले तक के सब करंट अफेयर्स फ्री में कवर हो चुके हैं, जिस सीरीज को मैं कहता हूँ विन 20 CSP सीरीज। और वो आपको 2021 की एग्जाम के लिए भी सब उसमें वो पढ़ के ही जाना है, क्योंकि पिछले 2 साल तक का तो कम से कम आपको मालूम होना चाहिए। तो वो काम हो गया था। अभी हम लोग देख रहे हैं ये जो सीरीज विन 21 सीरीज, उसमें क्या है, बजट इकोनॉमिक सर्वे 2021 और अक्टूबर 2020 से लेके आगे जो जो करंट अफेयर्स डेवलप हो रहे हैं उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी फॉर्मेट ये होती है कि हर ऑल्टरनेट ट्यूसडे, मतलब हर दूसरा मंगलवार, तब रात 9 बजे अपनी ये लाइव क्लास होती है। तो अब तक जो लाइव क्लास हो चुकी है, हम लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं 6 पिलर में। पहला पिलर मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, दूसरा बजट, तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड, चौथा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में ये एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब की योजनाएं। एंड लास्टली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसमें वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी, एजुकेशन, उन सब के लिए अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसी, बजट इकोनॉमिक सर्वे के इश्यूज। तो हमारी गाड़ी अभी थे
पिलर 1 मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं मनी में ये बार्टर सिस्टम टू बिटकॉइन, मॉनेटरी पॉलिसी, CRR, SLR वगैरह चीज़ें। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दो चीज़ें, मैं जिसे कहूँ पिलर 1B1 क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एंड NBFC, और दूसरा पिलर 1B2 बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर, जिसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, बासेल नॉर्म, इन सब में क्या कुछ नए अपडेट्स आए हैं। फिर अगले मंगलवार जब मिलेंगे तो हमारे मुद्दे होंगे सेबी शेयर मार्केट और इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो उसमें नए नए क्या डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लास्ट टाइम जब मिले थे ये मॉनेटरी पॉलिसी हमने देखी थी, उसके एक दो MCQ ट्राई करते हैं। ट्राई दिस फ्रॉम व्हाट वी हैड लर्न इन द लास्ट लेक्चर। 2020 के मौद्रिक नीति के साधनों में क्या किया गया था? व्हाट हैज बीन द ट्रेंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स ड्यूरिंग द 2020 जनवरी टू दिसंबर? स्टेटमेंट 1, रिवर्स रेपो रेट हैज बीन इंक्रीज्ड, रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई। स्टेटमेंट 2, कैश रिजर्व रेशियो हैज बीन डिक्रीज, CRR में कटौती की गई। स्टेटमेंट 3, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हैज बीन डिक्रीज्ड, SLR में कटौती की गई। और आपके ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, ओनली 2, ओनली 1 एंड 3, या तीनों वाक्य सही हैं, या आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और आपका वोटिंग लाइन और टाइमर शुरू होता है अब। रजत, पलाश, संदीप, वंशिका, सुशील, महक, रॉबिन, जितेंद्र, अनिल, फराज, सुमन, नमन, आंचल, नील, मयंक, तान्या, MKS, योगेश, अमित, आदित्य, सुरेश, राहुल, जबिन, शिवम, जीशान, सोनू, कुश, समर्थ, प्राची, हर्ष, मणिमय, पॉल, मृणालिनी, मुकुंद, महेंद्र, आजाद, SK, प्रवीण, रवीन, गणेश, दिनेश, हर्ष, सौम्य, दत्तू, ललित, डार्क शैडो, हिमांशु, अमन, तेजेश्वर, प्रिंस, शांतनु, सौरभ, सुबोध, ये सब लोग। फिर रजत, पलाश, संदीप, वंशिका, सुशील, सोनम, आदर्श, महक, रॉबिन, शिवम एंड अदर्स, करेक्ट आंसर। हाँ भाई, तो लास्ट ईयर क्या था मॉनेटरी पॉलिसी टूल? रिवर्स रेपो रेट में इंक्रीज किया गया, मतलब ये ऐसी बात कि मान लीजिए वो 2% हो बढ़ा के 4% किया, ऐसा कुछ नहीं, उल्टा कम किया था कि सपोज 4 हो तो उसका 3 कर दिया, ऐसी कुछ बात चल रही थी। ऐसा क्यों? ताकि जो कामचोर बैंक थे वो सब RBI में अपना सरप्लस पैसा पार्क न करते हुए उन पर प्रेशर बन जाए कि वो लोन में ज्यादा घुमाए। वो याद करो, वो जोक हमने सब देखा था, SMS टेली मार्केटिंग की धूम मचाओ रे। तो रिवर्स रेपो रेट हैज बीन इंक्रीज्ड, नहीं वो तो गलत है। दूसरा, कैश रिजर्व रेशियो हैज बीन डिक्रीज्ड, हाँ वो तो सही है, 4% टू 3% किया। आपको 2021 में अभी वापस बढ़ाएंगे, लेकिन प्रश्न में क्या 2020 का केस पूछा है, सो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। SLR हैज बीन डिक्रीज, नहीं भाई वो तो 18% पे अनचेंज ही था, कोई बदलाव नहीं। तो जवाब क्या होगा? बी, ओनली 2 इज करेक्ट। ये प्रश्न भी ट्राई कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र के ऋण मानकों के बारे में 2020 में रिजर्व बैंक ने सुधार किए, उसके बारे में गलत वाक्य ढूंढिए। Find incorrect statements about the reforms initiated by RBI in the priority sector lending norms during 2020. Statement 1, loan quota for micro enterprise has been increased from 750 to 9%. सूक्ष्म उद्योगों के लोन कोटा में कुछ बढ़ोतरी की गई। स्टेटमेंट 2, लोन कोटा फॉर वीकर सेक्शन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 12%। कमजोर वर्ग के लोन कोटा में 10% से बढ़ाकर 12% किया। 3, नो चेंज हैज बीन मेड विथ रिगार्ड्स टू कोटा फॉर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। छोटे और सीमांत किसानों के लोन कोटे में कोई बदलाव नहीं। और आपके ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, ओनली 2, ओनली 1 एंड 3, या ऑल 3 स्टेटमेंट्स। और आपका टाइमर शुरू होता है अब। वरुण, सोमा, साहिल, शर्मा, दत्तू, अमित, आदित्य, इंद्रजीत, सुरभि,
महेंद्र, देवेंद्र, मोनी रॉय, ध्रुव, संदीप, भार्गव, शक्ति, हर्ष, समर्थ, शिवू, गणेश, ललित, महेश, रोहित, सूर्या, एसके, अखंड, तेजेश्वर, मयंक, ममता, फैनिल, सुवम, साहिल, महक, अभिषेक, सुदर्शन, विजय, योगीराज, ये सब लोग। फिर रजत, संदीप, पलाश, वंशिका, सुमन, जितेंद्र, अनिल, शिवम, तान्या, फराज एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। इसमें करीब 37% लोगों को लगा सी शुड बी द आंसर। लेट अस चेक। ये चीज लास्ट टाइम जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी देखी थी और उसके अभी हैंड आउट, उसमें पेज 13 और 14 में सब दिया है। लोन टू वैल्यू रेशियो में क्या चेंज किए गए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स में क्या चेंज किए, पहले क्या था बाद में क्या था, वो सब टेबल में दिया है। मैंने आपको बताया था, वो सब आप पढ़ के तैयार करना। तो पहला स्टेटमेंट की माइक्रो एंटरप्राइज का कोटा बढ़ाया गया, भाई नहीं वो तो गलत है। लोन कोटा फॉर वीकर सेक्शन इंक्रीज फ्रॉम 10 to 12%, वो सही है। नो चेंजेस मेड इन स्मॉल मार्जिनल फार्मर, वो गलत है। क्यों? 8% से बढ़ा के 10% किया है। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैव बीन आस्क्ड, गलत वाक्यों को ढूंढना है। तो गलत वाक्य क्या है? 1 and 3, सो द आंसर विल बी सी, 1 and 3। आप में से कुछ लोगों ने बी टिक किया, वो असल में आपने दिमाग में उसको सही तरह से समझा है, बट क्वेश्चन का डायरेक्टिव वर्ड जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो यू आर सपोज टू फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। एनीवेज, ये प्रश्न और ऐसे और भी प्रश्न, ये अनअकैडमी की यूपीएससी कॉम्बैट सीरीज बेसिकली 60 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 10 इकोनॉमी के ऐसे क्वेश्चन हो, बाकी पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चन। और ये कब रविवार को होती है? तो पिछली जो सीरीज हुई थी पिछले रविवार, उसमें श्रेय शशांक, अवध अनुला, श्रीहर्ष, तेजस, शारदा और बाकी सब लोगों के रैंक आए और उनको अनअकैडमी की तरफ से 6 महीने, 12 महीने, 24 महीनों का पेड सब्सक्रिप्शन इनाम के रूप में मिला है। और ऐसी भविष्य में सीरीज होने वाली है, कॉम्बैट 9 और कॉम्बैट 10 रविवार सुबह 11 बजे होती है। उसके मोबाइल ऐप से आपने ये करना होता है और लाइव में आप करेंगे और आपका रैंक आएगा तो आपको ये इनाम मिलेगा। तो इन सब का आप लाभ उठाइए। इसके अलावा आजकल मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वो डेली करंट अफेयर्स के वीडियो बनाते रहता हूँ और उसकी एक एक्सेल फाइल भी होती है। उस हिसाब से हर सोमवार रात को करंट अफेयर्स की 20 प्रश्नों की क्विज होती है। उसमें सीधा सीधा कोई इनाम नहीं, लेकिन आपका रिवीजन होता रहे उसके लिए आप दे सकते हैं। अभी पहली ऐसी टेस्ट हुई 8 मार्च को, उसमें भाई राजविंदर सिंह, शिवम, अंकित, आदित्य, विशाल, देवराज, राहुल, ब्रिजेश, प्रतीक, अच्युत और दूसरे सब लोग जिनके अच्छे रैंक आए उन सबको बधाइयाँ। और ये अगला फिर चलता रहेगा 15 मार्च और ऐसे हर सोमवार ये चलता रहेगा। इन कूपन कोड फ्री में ये tomorrow.org। एनीवेज, मेन मुद्दे पर आते हैं। हमको पढ़ना है कि ये बैंक एनबीएफसी में नए डेवलपमेंट क्या है और उसके बाद ये बर्निंग इशू एनपीए, आईबीसी कोड वगैरह में क्या डेवलपमेंट्स है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, वित्तीय मध्यस्थ, आप जानते हैं उनका काम क्या है? हाउस होल्ड का सेविंग का पैसा बिजनेसमैन को लोन में मिले, इन्वेस्टमेंट में मिले, ऐसा पूरा मनी सर्कुलेशन चलता रहे, मदद करते हैं। 2 टाइप के होते हैं ये, बैंक और नॉन बैंक। अभी बैंकों के अंदर भी कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे अंग्रेजों के ज़माने में, यूरोपियन मालिक थे, भारत के देशी मर्चेंट और रजवाड़े मालिक थे। फिर भारत सरकार ने उन सबका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण किया, उनको अपने कब्जे में ले लिया। और उस चीज़ को 50 साल पूरे हुए, उसके बारे में पिछले इकोनॉमिक सर्वे में कुछ बातें थी जिसको हमने पढ़ा भी था, वो विन 20 सीरीज में हमने वो पढ़ लिया, देख लेना। उसके बाद नए डेवलपमेंट्स क्या है? एक बात चल रही है कि कुछ सरकारी बैंकों का मर्जर, प्राइवेटाइजेशन। दूसरी चर्चा आती है बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी। और तीसरी है कि क्या हमने ये अदानी, अंबानी, टाटा और दूसरे ऐसे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस और एनबीएफसी कंपनियों को भारत में प्राइवेट सेक्टर बैंक खोलने की अनुमति देनी चाहिए कि नहीं? तो एक एक करके ये मुद्दे देखते हैं। सबसे पहला मुद्दा बहुत आसान है। बजट 2021 में ये कहा कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, मतलब उनको हम बेच देंगे, उसकी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट जो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग में है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी। उनके नाम अभी डिस्क्लोज नहीं हुए हैं। हालांकि ये न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, इनका कुछ प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। जहां तक यूपीएससी की बात है तो ठीक है, थोड़ा बहुत अंदाज जब हो जाए तो देख लेना, बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं। इसका हेडक्वार्टर क्या और फाउंडेशन ईयर क्या, इस टाइप की बारीकी से सिविल सर्विस एग्जाम में नहीं पूछा जाता। सो ऑल टाइप ऑफ बैंकिंग जनरल नॉलेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। खैर, अभी ऐसे कुछ सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स,
एक ज़माने में उनका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, जैसे यूटीआई बैंक था उसमें से एक्सिस बैंक बन चुका है। फिर कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक था उनका आपस में मर्जर हो गया, जैसे विजया बैंक देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में डाला गया। ऐसा करते करते अभी कितने सरकारी बैंक है, अराउंड 13, अगर हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को भी गिने, लेकिन आईडीबीआई को ना गिने क्योंकि आईडीबीआई जो पहले भारत सरकार की मालिकी में था फिर एलआईसी को दे दिया। बट आरबीआई कहता है कि क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट शेयर होल्डर नहीं है, एलआईसी इज द डायरेक्ट शेयर होल्डर, सो आईडीबीआई इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। खैर, तो ये आंकड़े तो मित्रों कल सुबह बदल भी सकते हैं डिपेंडिंग कि ये 4 बैंकों का क्या होता है। तो ऐसे डायनामिकली चेंजिंग जो इन्फॉर्मेशन है कि हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर इन इंडिया, अगेन वो भी यूपीएससी टाइप के एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उसके एग्जामिनर चालाक होते हैं, तो वो सामान्य रूप से डायनामिक फैक्टॉइड से आंसर की गलत नहीं हो जाए उसलिए टालते हैं। खैर, तो बैंक नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, मर्जर ऑफ बैंक्स वो देखा। बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है? कोई भी कंपनी का फॉर्मेट क्या होता है, नीचे शेयर होल्डर होते हैं कि सपोज मुकेश अंबानी ने रिलायंस कंपनी में 90 रुपीज़ का शेयर कंट्रीब्यूशन किया है, मैंने आपने 10 रुपये का किया हो, और फिर ये सब शेयर होल्डर्स उनकी मीटिंग होती है, वो वहाँ से इलेक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें एक आदमी होगा चेयरमैन, फिर एक को बना देंगे मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ, और फिर वो कंपनी चलाएगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। तो इस तरह से कंपनियां काम करती। तो हम अगर बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब क्या है? दे आर बैंक्स, बट बैंक भी एक प्रकार की कंपनी ही है जिसको बैंक चलाने का लाइसेंस मिला है। तो उनकी शेयर होल्डिंग में मेजोरिटी शेयर होल्डर कौन होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यानी कि वो शेयर होल्डर जब वोटिंग करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पसंद करेंगे तो वो कौन होंगे? जो भी रूलिंग पार्टी कांग्रेस या बीजेपी का फेवरेट आदमी है, भले उसको एक्सपीरियंस या टैलेंट ना हो बैंकिंग इंडस्ट्री का, लेकिन उसको बना सकते। सपोज कि किसी को मिनिस्टर नहीं बना पाए और लगता है कि वो कुछ और चुनाव में बदमाशी ना करे, तो उसको शांत रखने के लिए उसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देते। तो ऐसा कई वर्षों तक चला जिसमें कि बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एफिशिएंसी बहुत कम हो गई थी। आगे चल के 2014 में आरबीआई ने एक कमेटी बनाई, पीजे नायक कमेटी फॉर रिफॉर्मिंग द गवर्नेंस ऑफ बैंक्स इन इंडिया। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि एक नई कंपनी बनाई जाए, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी बीआईसी, और भारत सरकार के पास जो एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह के जो शेयर्स हैं वो भारत सरकार इस कंपनी को ट्रांसफर कर दे। तो उसके बाद क्या होगा? ये एक प्रकार से हो गई होल्डिंग कंपनी, मतलब इसके पास सारे शेयर्स हैं, और ये नीचे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये क्या हो गए? ये सब हो गए सब्सिडियरी कंपनीज, मतलब उसकी बेटियां या उसके बच्चे, और ये उसका पेरेंट। तो ऐसा जब किया जाए और फिर ये बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसमें सब प्रोफेशनल लोगों को रखा जाए, तो वो पेशेवर और कुशल तरीके से ये सब बैंकों का संचालन करे। तो इससे फायदा क्या? क्योंकि बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग आ जाए तो फिर एसबीआई का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन बैठेंगे? उन सब की वोटिंग कौन करेगा? बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऑफिशियल्स। तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेकिंग बिजनेस पॉलिसी डिसीजंस। फिर बासेल नॉर्म्स वो क्या है अभी आगे लेक्चर में हम देखेंगे, उस हिसाब से सभी बैंकों ने एडिशनल कैपिटल जमा करना होता है। तो ये बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी ये सब सरकारी बैंकों को बासेल नॉर्म्स के लिए कैपिटल जमा करने में भी मदद करेगी, बाजार में अपने बॉन्ड इशू करके पैसा मोबिलाइज करे वगैरह। और अगर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक ठीक से काम नहीं कर रहा तो जरूरत के हिसाब से उसका प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण भी करेंगे। हालांकि ये चीज अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई, ये सजेशन में, लेकिन न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट को जब कुछ काम नहीं हो और लिखने के लिए मुद्दे कम पड़ जाए तो ये वही पुराना राग आलापते हैं। अभी ये 2014 और अगर हम बात करें 2021, तो ये तो काफी साल पुराना मुद्दा है, लेकिन चर्चा में रहता है कभी कभी। तो मेन चीजें क्या आ गई, अभी 500 बार और भी ये रिपीट होगा, जितनी बार भी, क्योंकि आप समझिए ये अगर 4 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, देन इट इज लाइकली कि वो वापस हर बार कॉलम लिखेंगे तो हर बार इसको याद करेंगे। तो हमने पढ़ने नहीं बैठना, आज हमने ये मुद्दा खत्म किया। अभी कुछ बार ये सब पढ़ते हैं तो कुछ लोग आक्रोश में आ जाते हैं कि अगर बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनेगी तो उसका भी तो मालिक भारत सरकार ही होगा, तो अल्टीमेटली तो रूलिंग पार्टी जो कहेगी उस हिसाब से ही वो तो काम करेंगे, तो इसमें इंडिपेंडेंस और प्रोफेशनलिज्म से कैसे कब काम हो पाएगा? भाई, ये जो आपके दिमाग में चलता है कि ऐसी काल्पनिक बदमाशी, सरकार की इस प्रकार की काल्पनिक बदमाशियां कि वो ऐसा कर सकती है, यहाँ पर अपने आदमी बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी में बिठा दे और फिर नीचे वो सब अपनी मनमानी करें,
यूपीएससी ऐसे टोन में इकोनॉमी के प्रश्न नहीं पूछती। पॉलिटी में कुछ बार ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि जैसे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है तो उस हिसाब से ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते, दे कैन नॉट टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स, या कुछ और दूसरे जो मुद्दे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहां पर ऐसे नेगेटिव टोन में कुछ प्रश्न या मुद्दे बन सकते हैं। बट एज फार एज द इकोनॉमी रिलेटेड मेंस क्वेश्चंस आर कंसर्न, ऐसे काल्पनिक बदमाशी के बारे में नहीं पूछा जाता। सो डोंट वेस्ट टाइम। सो वी आर डन विद बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगला मुद्दा है, क्या हमने ये अदानी अंबानी टाटा वगैरह को प्राइवेट सेक्टर बैंक खोलने की अनुमति देनी चाहिए कि नहीं। पहला प्रश्न, बैंक खोलना है तो उसकी प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएंगे। फिर वो कंपनी, उसने करीब 500 करोड़ रुपए लाने होंगे, तो उसके लिए आप बाजार में इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ लॉन्च करें, जिसमें आप अपनी कंपनी के शेयर्स लिस्ट करवाएं सेबी की परमिशन लेकर, और फिर आप सपोज 500 करोड़ लेके आते हैं। फिर आप आरबीआई में अप्लाई करें कि मेरे पास 500 करोड़ भी है, मैं भारत का रेसिडेंट भी हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, और ऑन टैप मैकेनिज्म में आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। वो मुद्दा क्या है अभी आगे देखते हैं। तो फिर आरबीआई शुरू में आपको नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का लाइसेंस देगा। फिर आप कुछ साल काम करेंगे, आरबीआई आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो फिर आपको शेड्यूल्ड बैंक वाला लाइसेंस अपग्रेड हो जाएगा। तो ये ऑन टैप लाइसेंस सिस्टम क्या है। ऑन टैप लाइसेंस सिस्टम क्या, आपको अगर कार का लाइसेंस चाहिए तो क्या यूपीएससी के नोटिफिकेशन की तरह वेट करके बैठेंगे, नहीं आया नोटिफिकेशन, ऐसा तो नहीं। जब आपकी इच्छा हो जाए कि मुझे कार ड्राइविंग अच्छे से आ गया, आप जाइए आरटीओ ऑफिस में और मुंह उठा के लाइसेंस लेके आइए। सो दैट इज ऑन टैप लाइसेंस सिस्टम। मतलब देयर इज नो डेडलाइन फॉर एप्लीकेशन, वेन एवर यू आर रेडी यू गो एंड अप्लाई, यू डोंट हैव टू वेट लाइक अ यूपीएससी नोटिफिकेशन की फरवरी में आया कि नहीं, मार्च में आया कि नहीं। तो ये 2016 से ऑन टैप लाइसेंसिंग सिस्टम आई। उससे पहले सिस्टम क्या थी, उसे हम कह सकते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों को लाइसेंस देने के लिए तीसरे राउंड का अनाउंसमेंट हुआ था जुलाई 2013। तो उसमें ये कहा 1 जुलाई 2013 तक जिसने अप्लाई किया फिर हम उसे कंसिडर करेंगे। और वहां से 2 प्राइवेट सेक्टर बैंकों को लाइसेंस मिला था, बंधन एंड आईडीएफसी। तो उस जमाने में क्या था कि 2013 1 जुलाई को आप डेट चूक गए तो आपको फिर लाइसेंस नहीं मिल सकता, आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा चलते रहा, लेकिन फिर 2016 से कि अब ऐसी कोई डेडलाइन नहीं, जब मन चाहे आप कर सकते। अभी ये नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन का ही नाम लिया है, तो एक खास चीज मैं आप सबको रिमाइंड करना चाहूंगा, क्योंकि अभी यूपीएससी के प्रीलिम फॉर्म भरने की काम चालू ही है। कुछ पूछा जाए आपको कॉलेज ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के बारे में, तो ध्यान क्या रखना चाहिए। अब जब भी फॉर्म भरे तो कॉलेज ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, उसमें 1 या 2 सब्जेक्ट ही लिखने चाहिए। अभी सपोज आजकल ऐसी सब इंटीग्रेटेड बीए डिग्री भी आती है कि उसमें उसको हिस्ट्री भी दिया हो, सोशियोलॉजी भी और पॉलिटिकल साइंस भी, या हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर एंड पॉलिटिकल साइंस, ऐसे 3 कॉम्पोजिट सब्जेक्ट के साथ बीए किया हो। तो आप इधर सारे लिखेंगे तो आपका ही दर्द बढ़ जाएगा। वो कैसे, जितना इधर लिखा है वो सब उधर इंटरव्यू पैनल के पास बायोडेटा में आ जाता है। सो इफ यू राइट मोर सब्जेक्ट हियर, तो उतना ज़्यादा आपको ग्रेजुएशन के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 1 या 2 जो आपके ग्रेजुएशन के कोर सब्जेक्ट थे या मेन सब्जेक्ट थे, उतने ही लिखने चाहिए। सारे आप लिखने बैठेंगे 7 सेमेस्टर के ये 5 सब्जेक्ट में लिखता हूँ, तो वो इंप्रेस हो जाएंगे भाई, इंप्रेस हो जाएंगे, सामने उतने प्रश्न भी ज़्यादा पूछेंगे। एंड सेम एडवाइस इज देयर फॉर हॉबीज। खैर हॉबी तो अभी नहीं पूछेंगे, बाद के 2nd या 3rd स्टेज के फॉर्म में पूछा जाता है। हॉबी में 1 या 2 हॉबी लिखनी चाहिए। कुछ लोग उसमें 4-5 हॉबी लिख के जाते हैं, तो उतना अपने इंटरव्यू में ज्यादा प्रश्न तैयार करके जाने होंगे। तो अपनी सरदर्दी खुद से न बढ़ाएं, लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें वहां पर लिखें, बोथ इन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स एज वेल एज हॉबीज। वापस आते हैं, मुद्दा ये, हमें कमर्शियल बैंक का लाइसेंस चाहिए और 2016 से आरबीआई का ये ऑन टैप लाइसेंसिंग सिस्टम है। बेसिकली जस्ट लाइक कार ड्राइविंग लाइसेंस, वेन एवर यू आर रेडी यू गो एंड अप्लाई। तो उसमें कुछ शर्तें थी। पहली शर्त कि मिनिमम 500 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। दूसरा कि आप रेसिडेंट इंडियन या कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी, 10 साल का बैंकिंग फाइनेंस का अनुभव। तीसरा कंट्रोल्ड बाय इंडियंस, मतलब जो शेयर होल्डिंग वो शुरुआत में 100% शेयर होल्डिंग इंडियन लोगों के पास होनी चाहिए। देन यू विल हैव टू ओपन 25% ऑफ द ब्रांचेज इन रूरल एरियाज। फिर ये आरबीआई के सब सीआरआर, एसएलआर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स वो सब लागू होंगे। ये क्या होते हैं, लास्ट टाइम वाला लेक्चर देख लो।
तो ये तो मतलब अगर हम बात करें रिलायंस की या टाटा की, उनके लिए ये सब तो यस यस ठीक हो जाएगा। वो कैसे 500 करोड़ कैपिटल लाना उनके लिए बड़ी बात नहीं। 10 ईयर्स का बैंकिंग फाइनेंस का एक्सपीरियंस दिखा दो तो रिलायंस के भी म्यूचुअल फंड चलते हैं, ये टाटा के भी म्यूचुअल फंड है, तो वो दिखा सकते हैं फाइनेंस का हमको अनुभव है और हम इंडियन है और बाकी काम, तो दे कैन डू दैट। लेकिन आरबीआई ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं विच रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस एंड लार्ज एनबीएफसी। वो कैसे, अभी आगे स्लाइड में देखिए। तो मतलब बड़े उद्योग घरानों को आने की अनुमति नहीं है। ये कैसे समझते हैं? मेरे कुछ हमको टर्म्स पता होनी चाहिए, कैपिटल, एसेट, टर्नओवर एंड प्रॉफिट। हालांकि हमको वो बीकॉम लेवल की एकदम एक्यूरेट सटीक डेफिनेशन तैयार नहीं करनी, अंदाजा होना चाहिए। एक होता है कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या? आप अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए जो पैसा उसमें निवेश करते हैं, द मनी दैट यू इन्वेस्ट इन इट। तो वो तो पूछा कितना चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा बैंक बनाने के लिए। दूसरा होता है एसेट्स। एसेट्स मतलब परिसंपत्ति या संपत्ति, ऐसे रिसोर्सेज जिसकी मदद से आप प्रोडक्शन कर सके या उसमें से आपको इनकम जनरेट होती हो, वो सब होते हैं एसेट। सपोज हम टाटा की बात करें तो उनके पास जितने भी मशीनरी, बुलडोजर या अर्थ मूविंग मशीन, सीमेंट मिक्सिंग मशीन, फैक्ट्री, बिल्डिंग, वो सब उनकी एसेट्स होंगी। फिर होगा टर्नओवर। टर्नओवर मतलब जो भी उन्होंने सामान बनाया उसका सेल या इनकम जो आ रहा है, धंधे में बिक्री आमदनी से जो पैसा है वो है टर्नओवर। एंड लास्टली देयर विल बी प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? कुल मिलाकर जितनी इनकम हुई उसमें से एक्सपेंस माइनस करो तो आपको जो दिखे वो मुनाफा है। हम अगर बात करें टाटा सन्स, तो उसके नीचे बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल, टाटा स्टील। यानी ये सब कंपनियों को आप पूछो आपकी शेयर होल्डिंग में हु इज योर मेजोरिटी शेयर होल्डर, देन इट मे अपियर दैट टाटा सन्स नाम की एक कंपनी वो उनकी मेन बॉस हो। तो ये जो ऊपर बैठा है उसे हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी, और ये नीचे जो बच्चे हैं उनको हम कहेंगे सब्सिडियरी कंपनी। हाँ, तो मुद्दा क्या है? ये जो आरबीआई में कमर्शियल बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो पहली शर्त की 500 करोड़ कैपिटल होना चाहिए। तो रतन टाटा कह सकते हैं ठीक है, मेरी ये टीसीएस, टाटा मोटर, टाटा केमिकल, टाटा स्टील, ये सब एक बाजू करो और मैं एक नई कंपनी रजिस्टर करता हूँ, टाटा बैंक, और मैं उसका कुछ आईपीओ शेयर निकालूंगा या फिर कि मैं दूसरी कंपनियों से, अपनी सब बाकी कंपनियों से 500 करोड़ उधर ट्रांसफर करता हूँ, ये रहा 500 करोड़ का कैपिटल, और बस अब मुझे लाइसेंस चाहिए, मुझे लाइसेंस दे दो। तो क्या मिल सकता है? जवाब है नहीं। क्योंकि एक और मुद्दा है, वो है एसेट्स। एसेट्स मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिससे आप प्रोडक्शन करते हैं या जिसमें से आपको इनकम होती है। तो टीसीएस के जितने कंप्यूटर के सारे सामान होंगे, टाटा मोटर्स के जितने सब मशीन होंगे जिससे वो मोटर्स बनाते हैं, टाटा केमिकल और टाटा स्टील उसके पास जो जो भी खदानें होंगी या जो भी भट्टियाँ होंगी केमिकल और स्टील बनाने की, वो सब उनकी एसेट्स। तो पता चले कि ये जो पूरा टाटा ग्रुप है, मतलब ये टाटा बैंक तो अभी बैंक बने उस वो बाकी है, लेकिन ये बाकी का ग्रुप इतना सारा, उसके पास तो हो सकता है 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की एसेट्स होंगी, ऐसी सब फैक्ट्री, प्लांट, मशीनरी। तो आरबीआई कहता है नहीं, अगर आपके ग्रुप में द एसेट्स आर मोर देन 5,000 करोड़ तो आप एक लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस है, बड़ा उद्योग घराना या समूह, तो फिर क्योंकि आप विशाल उद्योग समूह है तो हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। उसी तरह अगर हम बात करें नॉन बैंक से, एनबीएफसी, कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग, वो शेयर मार्केट का सब खरीद बिक्री का काम करने वाले। आईएलएफएस, ये एक एनबीएफसी कंपनी है, वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लोन में देती है पैसा। फिर एक होता है डीएचएफएल, वो होम लोन में पैसा देते हैं। तो ये सब के पास भी, ये सब क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और उनके पास भी 5,000 करोड़ से ज्यादा की एसेट्स हैं। तो आरबीआई का कहना है नहीं, आपको भी हम बैंक के लाइसेंस में अप्लाई नहीं करने देंगे बिकॉज यू आर अ लार्ज एनबीएफसी। तो यहीं से मुद्दा शुरू होता है, क्या हमने इनको अलाउ करना चाहिए कि नहीं। सो फर्स्ट, कि लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज एंड लार्ज एनबीएफसी शुड वी अलाउ देम टू ओपन बैंक्स। तो पहले हम बात करें आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। फेवर में क्या मुद्दा हो सकता है? हाँ, देना चाहिए। क्यों? ज्यादा कंपटीशन आएगा तो ये जो अभी बैंक वाले हैं सामने, ये compete करने आएंगे तो सस्ते में लोन देंगे, बेटर कस्टमर सर्विस देंगे नए ग्राहक बनाने के लिए, तो अच्छा है। दूसरा मुद्दा, जो प्रेजेंट बैंक्स हैं, जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक, तो वहां पर नीरव मोदी ने स्कैम कर दिया, बाकी सब बैंकों में विजय माल्या ने स्कैम कर दिया, तो उन सब की बैलेंस शीट पहले से ही कमजोर हो चुकी है। तो वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन देने से डरते हैं, जल्दी लोन पास नहीं करते। दे हैव बिकम वेरी ओवर कॉशियस एंड स्लो इन लैंडिंग टू लार्ज बिजनेस प्रोजेक्ट्स। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास कह रहे हैं।
तो अगर कोई नए 2-3 बैंक आ जाए, ये टाटा बैंक या DHFL बैंक, तो उनको तो अभी नए कस्टमर बनाने हैं, तो वो तो जल्दी जल्दी लोन पास कर देंगे एंड इट विल हेल्प, ऐसा भी सोचना है। सो इट विल हेल्प री इन्विगरेटिंग द बैंकिंग सेक्टर, नई एक स्फूर्ति आ जाएगी। तीसरा मुद्दा, ये IL&FS DHFL ये सबको इकोनॉमिक सर्वे ने कहा शैडो बैंक्स हैं, प्रतिछाया बैंक, यानी कि वो बैंक तो नहीं है अभी, लेकिन बैंक को जैसा ही काम करते हैं कि कहीं से पैसा मोबिलाइज किया और लोन में पैसा दिया जा रहा है, लेकिन RBI का उन पर इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो बैंक नहीं है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। सो इफ दे आर कन्वर्टेड इनटू बैंक्स तो RBI उसको और ज्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर पाए। तो ये सब फेवर आर्ग्यूमेंट देखते हुए RBI की एक PK मोहंती कमेटी बनी थी टू रिव्यू द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 2020 में। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये सब करना चाहिए, वी शुड अलाउ द लार्ज NBFC एंड लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज टू अप्लाई फॉर बैंक लाइसेंस। तो स्वाभाविक है अगर ऐसा कुछ होगा तो इनको मजा नहीं आएगा, तो फिर एंटी आर्ग्यूमेंट्स क्या है वो भी देखते हैं। सो व्हाट आर द एंटी आर्ग्यूमेंट्स, क्यों इनको नहीं देना चाहिए? पहला है कि जरूरत से ज्यादा अगर बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि अब और लोगों को लाइसेंस देते रहें, सो देन दे मे स्टार्ट मिस सेलिंग द प्रोडक्ट्स एंड लैंडिंग मनी टू रिस्की बिजनेस। नई नई बैंक बने, तुरंत ग्राहक कैसे बनाए, तो आपको गलत सब प्रॉमिस दी जाए कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए हमसे 0% चार्जेस, और फिर आपके हिडन चार्जेस में 599 कट कर दे, या रिस्की बिजनेसमैन को भी लोन दे दे जल्दी जल्दी अपना ग्रोथ दिखाने के लिए। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसके चलते सब प्राइम क्राइसिस 2007-8 में आई थी। तो ये पहला चिंता का विषय। दूसरा, पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी स्कैम, यस बैंक में राणा कपूर का स्कैम, ICICI में वोडाफोन लोन का स्कैम। तो मतलब जो प्रेजेंट बैंक है उनका भी रिजर्व बैंक ठीक से कुछ निगरानी कर नहीं पा रही है, उसमें वो कमजोर साबित हुआ है, तो और नए बैंकों को अनुमति देंगे तो और नए स्कैम हो जाएंगे। थर्ड, ये जो नाम लिया है IL&FS ऑलरेडी स्कैम में नाम है, DHFL उसका भी स्कैम में नाम है, कार्वी कैपिटल उसका भी स्कैम में नाम है। तो इनको अगर ये NBFC को बैंकिंग लाइसेंस दिया तो ये ऐसे ही सब कैंसरस सेल और अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। चौथा मुद्दा, सपोज इफ यू कंसिडर ओके टाटा ग्रुप इज, वो तो सही से काम करते हैं तो उनको बैंक का लाइसेंस देना चाहिए, बट देर आर सम कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप में आप जानते होंगे रतन टाटा और उनके एक एसोसिएट साइरस मिस्त्री, उनमें आपस में टकराव चल रहा है कि ये कंपनी का कौन चेयरमैन बने, या निकाल दिया मुझे चेयरमैनशिप से। इन्फोसिस में भी एक बार ऐसा हुआ था कि उनके फाउंडर नारायण मूर्ति और एक जमाने में CEO थे विशाल सिक्का, तो आपस में उनका बहुत सारा ईगो का टकराव चलते रहता था, और उसके चलते उन कंपनियों के शेयर प्राइस भी अप डाउन चल जाए, एक दूसरे के सामने ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में शिकायतें कर देते थे। तो ये सबको देखते हुए लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज इज नॉट ग्रेट, और उनको हम बैंक बना दे, बैंक में भी उनके सब ईगो क्लेश में लड़ते झगड़ते रहें, इट विल डिस्टेबिलाइज द इकोनॉमी। पांचवा मुद्दा है कि हो सकता है टाटा अदानी अंबानी को अगर हम बैंक बना दें तो डिपॉजिटर का सारा पैसा हो सकता है वो अपने ही सारे बिजनेस प्रोजेक्ट में या अपने भाई भतीजे रिश्तेदार के बिजनेस प्रोजेक्ट में देते रहें, और भले वो प्रोजेक्ट रिस्की हो, वायबल ना हो, फिर भी चलता रहे। सो देन इट विल क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स। फिर एक मुद्दा कि बिजनेसमैन अपना ही बैंक बनाएंगे तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग में उसका दुरुपयोग हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब आपके पास जो ब्लैक मनी है आप उसको व्हाइट मनी के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया में ये बैंक ही आपका है, तो फिर उसमें नो योर कस्टमर और फर्जी कुछ बैंक अकाउंट खोल के सब स्कैम किए जा सकते हैं। अनदर प्रॉब्लम इज भारत देश का पूरा इकोनॉमिक पावर, तो उसमें लोगों की सेविंग्स का बहुत ज्यादा हिस्सा है। अब ये सारी ही सेविंग और डिपॉजिट वो कुछ गिने चुने ऑलिगार्क मतलब कुछ गिने चुने रसूखदार और कुलीन वर्ग के लोग, टाटा अदानी अंबानी, उनके पास ही सारा सेविंग डिपॉजिट का पैसा आ जाए और ये इकोनॉमिक पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाए, तो वो पूरी बैंकिंग सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्टेबिलाइज कर सकता है, जैसा एक जमाने में रशिया में कुछ ऐसे प्रॉब्लम पाए गए थे। सो कंसिडरिंग दिस प्रॉब्लम्स, इवन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में भी उनके फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, वो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज को बैंक का लाइसेंस देने के लिए परमिट नहीं करते। तो जब वो लोग नहीं कर रहे हैं तो हमको भी नहीं करना चाहिए। एंड लास्टली द कंक्लूजन कि ये सब देखते हुए क्या करना चाहिए, यस या नो।
अगर नो में आपको लिखना है कि ना इनको हमने कुछ लाइसेंस नहीं देना चाहिए बैंक का, सो कंसिडरिंग द अबव चैलेंजेस द रिस्क आउटवे द बेनिफिट्स, आकर्षण या फायदे कम चुनौतियां ज्यादा है, इसलिए अभी इनको ये सब देखना ठीक नहीं होगा। बेटर कि जो एग्जिस्टिंग बैंक हमारे पास है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, आईसीआईसीआई, उन्हीं पर सरकार और रिजर्व बैंक अपना एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, प्रशासन, निगरानी ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। या फिर कि शायद आपको लगे नहीं नहीं ये तो करना ही चाहिए, बेस्ट है, so then you can write considering above benefits large NBFC and industrial houses may be given license after due diligence and effective supervision, प्रभावी निगरानी के साथ उनको लाइसेंस देना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी वर्डिंग पर गौर करिए, मैंने ऐसा ही एब्सोल्यूट नहीं दे दिया कि दे मस्ट बी गिवन लाइसेंस, नहीं, दे मे बी गिवन लाइसेंस आफ्टर ड्यू डिलीजेंस एंड सुपरविजन, निगरानी के साथ, प्रभावी निगरानी के साथ देना चाहिए। तो जब भी आप कंक्लूजन लिखते हैं ध्यान रखना चाहिए, इट शुड शो सम ऑफिसर लाइक क्वालिटी, कंप्लीट यस, कंप्लीट नो, भाई बीच में भी बदमाशियां हो भी सकती है, सो भाषा में एक संयम होना चाहिए उस हिसाब से कि हाँ दे सकते हैं पर सुपरविजन के साथ। ऑलराइट, सो व्हाट एल्स इज मेकिंग न्यूज दिस डेज, हमने देखा बैंकिंग सेक्टर, कमर्शियल बैंक, और उसमें ये लार्ज एनबीएफसी, इंडस्ट्रियल हाउसेज को लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं। अभी इस तरफ आते हैं, बैंकों के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं कमर्शियल बैंक, दूसरे होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में भी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में काफ़ी स्कैम सामने आए, और फिर आरबीआई के पावर्स बढ़ाने के लिए एक बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस और बाद में उसका एक्ट बनता है 2020 में। ये मुद्दा क्या है देखते हैं। हालांकि आगे बढ़ने से पहले आई एम हैप्पी टू शेयर कि अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म, वहाँ पर मेरा इकोनॉमी का फुल लेंथ कोर्स चल रहा है, जहाँ पर थियरी, करंट अफेयर्स, कंटेम्पररी इश्यूज बोथ फॉर प्रीलिम एंड मेंस डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। उधर भी ये सब ऐसे मल्टीमीडिया रिच कलरफुल पावर पॉइंट्स, रात को 9 बजे क्लास होती है, गुरु शुक्र शनि रवि, ताकि वर्किंग प्रोफेशनल, होम मेकर सभी इसको अटेंड कर सके। पावर पॉइंट भी होता है, अलग से हैंड आउट भी होता है रैपिड रिवीजन के लिए, और हर हफ्ते वेडनेसडे को उसकी वीकली क्विज भी होती है। तो पिछले हफ्ते जो आपने पढ़ा हो उस सब का रिवीजन करा है कि नहीं, सामने दूसरे लोगों के साथ आप कंपटीशन में कितने आगे या पीछे, आपको उसकी ट्रैक रहे, हमेशा प्रेशर बना रहे कि मुझे और तैयारी करनी है। और ये सब लेक्चर उसके अलग से हैंड आउट रैपिड रिवीजन के लिए, वहाँ पर भी सब कलरफुल डायग्राम्स, इमोजी, टफ स्टेटमेंट, टफ कॉम्प्लेक्स जो इंग्लिश वर्ड्स हो उसका हिंदी में भाषांतर, ताकि हिंदी, मराठी, गुजराती और दूसरी ऐसी भाषाएं जो मेंस में शायद आप लिखना चाहते हैं तो आपके पास वर्डिंग तुरंत मौजूद रहे। और ये अनअकैडमी प्लस ये एक प्रकार का ऐसा सब्सक्रिप्शन है जैसे नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, एक बार फीस भरने पर सारे शोज अनलॉक हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी ये इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट एक ही सब्सक्रिप्शन में अनलॉक हो जाते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू दैट, और आपका कूपन कोड फॉर एडिशनल डिस्काउंट आप यूज कर सकते हैं mruna.org। इस तरह के इनके बैच सिस्टम 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। अगर आप शुद्ध हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो उसके अलग टीचर्स और उनके अलग ऐसे पूरे कोर्सेज चल रहे हैं। इफ यू वांट टू स्टडी completely in pure English then also there are some other courses and all of them get unlocked with just single fees। एडिशनली आपको और मदद चाहिए तो एक आइकॉनिक एड ऑन होता है। आइकॉनिक एड ऑन मतलब जो प्रीवियस ईयर्स में जिन्होंने यूपीएससी का प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू स्टेज तक जो पहुंचे हैं, ऐसे सीनियर स्टूडेंट्स, उनको आपके पर्सनल कोच के रूप में असाइन किया जाए, तो वो आपके जितने भी डाउट है उसको सॉल्व करे, आपकी मेंस आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन और बहुत सारी चीजें। सो दैट पार्ट इज देयर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मुद्दा यह कि कोऑपरेटिव बैंक में बहुत स्कैम हो रहे थे, तो वहां पर आरबीआई के पावर्स बढ़ाने के लिए एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ सुधार किए गए, समझते हैं। मित्रों, कोऑपरेटिव बैंक्स को क्लासिफाई करने का एक तरीका होता है ऑडियंस के हिसाब से, कि रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मतलब ये नहीं कि उसको रूरल एरिया में ब्रांच खोलने की अनुमति नहीं है, नो, दे आर ऑल्सो अलाउड टू ओपन। लेकिन अगर आप उसके फाउंडेशन कब हुआ था, किधर हुआ था, तो उसका जो ओरिजिनल ब्रांच या सेटअप या मेंबर्स वो अर्बन एरिया में हो, तो हम कहते हैं ये अर्बन कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव बैंक्स को क्लासिफाई करने का दूसरा तरीका है ज्योग्राफिकल स्पान के हिसाब से। सपोज सिंगल स्टेट में काम करता है तो उसको भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं रूरल एंड अर्बन। या कुछ ऐसे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो मल्टी स्टेट, एक से ज्यादा राज्यों में काम करते हो। अब सामान्य रूप से जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होते हैं वो ज्यादातर अर्बन कोऑपरेटिव होते हैं, यूजुअली दे आर अर्बन कोऑपरेटिव्स। सो नाउ द क्वेश्चन इज, इनको रेगुलेट कौन करता है और इसमें स्कैम आया, फिर कानून में क्या सुधार किया 2020 में। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रेगुलेटर फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। 3 संस्थाओं को पहले समझते हैं। एक होता है आरबीआई। आरबीआई
को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में पावर मिला है, तो बाय डिफॉल्ट सभी बैंकों को वो रेगुलेट करता है। हालांकि कोऑपरेटिव बैंक के केस में आरबीआई ने डे टू डे रेगुलेशन का काफी सारा काम नाबार्ड नाम की एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईफाई को दे दिया है। सो आरबीआई इज द अल्टीमेट रेगुलेटर, बट डे टू डे ऑपरेशंस वो नाबार्ड दिखता है। दूसरा, केंद्र सरकार, उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय, उसके नीचे एक रजिस्ट्रार ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होता है, वो भी कोऑपरेटिव बैंकों का कुछ काम देखता था। तीसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके भी नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी उसका कुछ काम देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं अलग अलग बैंक और उस पर कौन रेगुलेट करता है। सबसे पहले कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, एक्सिस, तो उसका रेगुलेटर कौन? आरबीआई। ये यूनियन गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार कुछ बोल सकता है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार कुछ बोल सकता है नहीं। फिर होते हैं कोऑपरेटिव बैंक, उसमें सिंगल स्टेट रूरल कोऑपरेटिव्स, मतलब हम इसकी बात करें सिंगल स्टेट रूरल कोऑपरेटिव्स, हाँ तो आरबीआई कंट्रोल करता है, यस। यूनियन गवर्नमेंट बोल सकता है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रार बोल सकता है, यस। फिर हो सकता है कोऑपरेटिव्स में सिंगल स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव्स, तो उसमें भी सेम टू सेम आरबीआई बोलेगा यस, यूनियन नहीं बोलेगा, स्टेट बोलेगा यस। फिर हो सकते हैं कोऑपरेटिव में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी हम इसकी बात करें मल्टी स्टेट और उसके नीचे कोऑपरेटिव, सामान्य रूप से अर्बन कोऑपरेटिव होते हैं, तो उसमें आरबीआई रेगुलेटर है, यस। और यूनियन गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नीचे रजिस्ट्रार फॉर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी है। और स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार नहीं, वो नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि देखिए कोऑपरेटिव बैंकों में ये क्या हो रहा है, दो टिक हो गए, दो टिक हो गए। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में भी देखिए ये यहाँ टिक और ये यहाँ टिक, तो ये दो दो टिक हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं ड्यूअल सुपरविजन मॉडल या दोहरा नियंत्रण। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि जब भी कोई स्कैम हो जाता है, इफ देयर इज अ स्कैम इन कोऑपरेटिव बैंक, तो आरबीआई उसमें क्या कर सकता है? अचानक से बहुत सारे लोग अपना पैसा विड्रॉ करने आएंगे, तो आरबीआई कैश विड्रॉवल नॉर्म्स की एक आदमी 40,000 से ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता, या फिर कि उस बैंक का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन अगर उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना हो कि एक बैंक को दूसरे बैंक में मर्ज कर देना हो, या एक बैंक को बंद करके उसकी नीलामी करनी हो, ऑक्शनिंग, तो वो सब आरबीआई अकेला फाइल पे सिग्नेचर करके नहीं कर सकता। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में हम बात करें पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी, अभी उसको बंद करके उसका लाइसेंस कैंसिल करके नीलामी करनी हो ताकि डिपॉजिटर का पैसा बाद में वापस कर सके, तो आरबीआई के अकेले से कुछ नहीं होता। यूनियन गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार फॉर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उससे भी फाइल में सिग्नेचर लेनी होगी, तब जाके वो प्रोसेस बढ़ सकती। सो एज अ रिजल्ट देयर वर मेनी डिलेज, एक्यूजेशन ऑफ करप्शन, धीमे काम होता था, धांधली, भ्रष्टाचार, सब प्रॉब्लम्स थे। इसलिए एक जमाने में आरबीआई ने इन सब अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को कहा कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला लाइसेंस ले लो, ताकि फिर सिर्फ मैं आपको रेगुलेट करूंगा, यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन स्वाभाविक ये तो ऐसी बात है कि बिल्ली अपने गले पर खुद घंटी बांध दे, कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसे क्यों दिलचस्पी होगी कि खुद वो अपने लिए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे? उन्हें तो अभी ये जो प्रेजेंट लीगल लूप होल था उसमें मजा आता था। तो फिर अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि 2019 में पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इसे हम किधर प्लॉट करें, ज्योग्राफिकल स्पान, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, और उसमें अर्बन एरिया में जो ज़्यादा काम करते हो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। प्रॉब्लम ये था इनके पास जो डिपॉजिट में पैसा आता था वो सब लोन में जब घुमाया तो बदमाश कंपनियों को लोन में दे दिया, पैसा वापस नहीं आया। अब वैसे तो आप जानते हैं कि डिपॉजिटर्स का कुछ पैसा सीआरआर और एसएलआर के रूप में रखना होता है, जो कि एक प्रकार से बफर का काम करता है। तो अगर बैंक कमजोर हो जाए तो इसको हम यूज करके वापस डिपॉजिटर को पैसा दे सकते हैं। लेकिन समझिए कि जब लॉस इतने ज्यादा बड़ा हो तो सीआरआर एसएलआर में कुल मिलाकर कितना, सपोज डिपॉजिट में 100 आया तो इधर 22 रुपए गए होंगे, तो बाकी का सारा जब इधर घूम रहा है कितना, 78 रुपीज, तो ये सारा ही अगर चला जाए तो फिर ये 22 रुपीज तो आप सॉल्व नहीं कर सकते सब। तो आरबीआई ने पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिटर्स पर विड्रॉवल लिमिट लगाई कि एक आदमी 1,000 रुपए से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता, भले आपके खाते में 10 लाख रुपए। फिर बढ़ाते बढ़ाते 40,000 तक ले गए। खैर एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, सफिशिएंट टू नो कि आरबीआई के पास पूरे पावर नहीं थे, क्योंकि ये पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक वो एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तो वहां पर तो यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकता था और आरबीआई भी, तो रेगुलेशन में प्रॉब्लम्स आती थी। इसलिए 2020 जून में बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, पहले बना अध्यादेश, मतलब
जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तो प्रेसिडेंट खुद जो कानून बना दे, प्राइम मिनिस्टर ने उनको जो लिख के दिया उस हिसाब से, फिर पार्लियामेंट सेशन में आए तो उसका कानून बना दिया। तो ये कानून में सुधार क्या किया है, तो आप ऑब्जर्व करें, जो येलो कलर में दिखता है वहां पर पहले यस टिक मार्क था। मैं 2 स्लाइड पहले आपको ले जाऊं, देखिए यहां पर इधर और इधर क्या था, यस टिक मार्क था। तो अब क्या हुआ है, वहां पर नो टिक मार्क हो गया। यानी कि सिंगल स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव्स एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, उस पर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का रेगुलेशन चलेगा, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार चू नहीं कर पाएंगे। तो इससे फायदा क्या, इफेक्टिव सुपरविजन, और ये बैंकों को बंद करना हो, मर्जर करना हो, उस सब में आरबीआई को आसानी रहे। इसके अलावा और क्या रिफॉर्म्स लिए गए इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 में। पहले ये होता था, जो मैंने अभी आपको बताया, कि अचानक पता चले ये पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में कुछ स्कैम हुआ तो आरबीआई बोलेगी एक एक आदमी 1,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता। फिर पब्लिक धरना प्रदर्शन आत्महत्या की धमकी दे तो बड़ा के ओके 40,000 कर सकते। लेकिन ये ऐसा है कि रोज रोज अखबार में आप पढ़ते जाएं और आपका टेंशन बढ़ता जाए, पर्टिकुलरली अगर आपने उस बैंक में पैसा डिपॉजिट किया हो। तो पहले आरबीआई ऐसे मॉरेटोरियम मतलब रोक लगाता था कि इतना डिपॉजिट से विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं वगैरह। अब जो रिफॉर्म्स है उसमें कुछ टेक्निकल रिफॉर्म ऐसे हैं कि जल्दी से तुरंत ही कमजोर बैंकों का मर्जर कर दें, रिस्ट्रक्चरिंग कर दें, उसमें नया इन्वेस्टर का पैसा या दो बैंक को मर्ज कर दिया जाए विदाउट रिक्वायरिंग मॉरेटोरियम। मतलब बाहर कुछ बोला जाए और लोगों में पैनिक आए, उससे पहले पर्दे के पीछे वो सारा केस सॉल्व कर सके और पता भी ना चले पब्लिक में। ऑफकोर्स बाद में आरटीआई वगैरह से पता चले, लेकिन शुरुआत में जो हंगामा होता है उस टाइप के सब नहीं करने पड़े और बंद दरवाजे में केस सॉल्व हो जाए। ऐसे टेक्निकल रिफॉर्म्स लिए गए, वो कैसे, वो हमारे लिए काम के नहीं, सफिशिएंट टू नो कि आरबीआई की पावर बढ़ाए गए। व्हाट एल्स, पहले इन सब कोऑपरेटिव बैंकों को अगर बाजार में अपने शेयर बॉन्ड इशू करके पैसा उठाना होता तो वो मुश्किल था। अब उसमें टेक्निकल रिफॉर्म्स लिए गए तो आसान होगा। और क्या, सामान्य रूप से कोऑपरेटिव बैंक में स्कैम क्यों होते हैं, क्योंकि जो भी लोकल पॉलिटिशियन होते हैं वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ जाते हैं और फिर ऐसे सब छुटभइये नेता, उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता और बदमाशी करनी होती है तो स्कैम होते हैं। तो अभी ये नए कानून में लिखा है कि बैंक, कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने भी लोग हों, मान लीजिए 100 लोग हों, तो उसमें से 51% मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनको अकाउंटेंसी, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स या लॉ इसका कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आरबीआई के ध्यान में आए तो आरबीआई उस बोर्ड मेंबर्स को रिप्लेस करके अपने पसंदीदा लोगों को बिठा सकता है, ताकि हर स्थानिक छुटभइये को अब बोर्ड का सदस्य नहीं बना सकते, तो उससे भी सब स्कैम रोकने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा और भी छिटपुट रिफॉर्म्स है, लेकिन वो हैंडआउट में आप देख लो, काम हो गया, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसके बाद का मुद्दा है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और आत्मनिर्भर भारत शैडो रिफॉर्म, शैडो बैंक के रिफॉर्म्स, ये भी हम देखते हैं। बट बिफोर दैट आई थिंक लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
2 more minutes. Thirty more seconds, and then we will resume the class. Alright, so the next topic is, हम लोग पढ़े थे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, बैंकों का सब नए अपडेट्स देखे. नॉन बैंक में ये न्यू डीएफआई और फिर ये आत्मनिर्भर एनबीएफसी शैडो बैंक, ये सब क्या है? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, विकास के लिए वित्तीय संस्थान, उनका काम क्या है? जैसे अलग अलग बने थे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये लोग बाजार में अपने बॉन्ड इशू करेंगे, या फिर वो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसे एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा बोरो करके लाएंगे. और फिर ये डीएफआई इंस्टीट्यूट्स वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट, हाईवे, शिपिंग, लार्ज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, उन सबको वो मदद करेंगे. बड़े उद्योगपतियों को कर्जा दिलवाने के लिए नए किस्म के संस्थान बनाए थे. कब? 40s 50s के ज़माने में. उसमें जानने लायक में एक था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI. फिर 1955 में बना ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. उसमें ओरिजिनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और अलग अलग संस्थानों ने शेयर होल्डिंग से बनाया था. हालांकि बाद में वो प्राइवेट सेक्टर बैंक, निजी क्षेत्र का बैंक बन गया. फिर 1964 में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी IDBI बना. आगे चल के वो पब्लिक सेक्टर बैंक बना. आगे चल के सरकार ने अपनी शेयर होल्डिंग LIC को बेच दी. फिर RBI बोलता है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट शेयर होल्डर नहीं है, सो IDBI इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक. फिर 2006 में एक इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, IIFCL वगैरह. खैर इन सभी को हमने तैयार करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो के नाम होने चाहिए कि हाँ ऐसा था. अभी उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए 2021 में नए बजट में सरकार एक बिल लेकर आ रही है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID बिल 2021. हाँ, तो नेशनल बैंक, राष्ट्रीय बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, बुनियादी अवसंरचना और विकास वित्त के पोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक बने. तो इसका काम क्या होगा भाई? नाम से ही सिद्ध है, फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. तो ये बैंक के, हम एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट क्या है? वो जितना लोन में पैसा घुमाए वो बैंक के लिए एसेट है, क्योंकि उसमें से वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट कमाने वाला है. तो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जितना भी लोन दे, एयरपोर्ट बनाने के लिए, शिपिंग पोर्ट बनाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए, बजट ने कहा है कि अगले 3 साल में 5 लाख करोड़ का ये लोन में पैसा घुमाएगा, जिससे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी, जो मेरे ख्याल से पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर विन 20 सीरीज में. सो दिस इज देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, टू फाइनेंस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. अब प्रश्न ये, इनकी एसेट्स है तो ये पैसा लाएगा किधर से? 5 लाख करोड़ हमने कहा, तो लाएगा किधर से भाई? पहली बात, ये असल में बैंक के रूप में इसको नहीं सोच रहे हैं. डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
ये सब ऐसे हैं कि जो जनता से डिपॉजिट में पैसा नहीं लेते, वो नाम में बैंक होता है पर वो असल में बैंक नहीं। फॉर एग्जांपल नाबार्ड, नाबार्ड में मैं और आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, नेशनल हाउसिंग बैंक में नहीं खोल सकते, एक्सिम बैंक में नहीं खोल सकते। दे आर नॉट टिपिकल बैंक्स, दे आर नॉन बैंक्स। तो जनता से पैसा नहीं लेगा, हालांकि भारत सरकार उनको पैसा देगी, कितना नए बजट में बोला 20,000 करोड़ देंगे। आरबीआई इनको पैसा दे सकता है, वो लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन, फिर याद करो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन, बैंक रेट, एमएसएफ, रेपो रेट, वो सबके लोन। फिर इंश्योरेंस पेंशन कंपनियां जिन्होंने क्लाइंट से सब्सक्रिप्शन में पैसा लिया है, उसमें से कुछ इसके बॉन्ड में इन्वेस्ट करे। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जैसे वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनसे पैसा लेकर आए। तो ये सब जगह से पैसा लेकर आएगा और इधर लोन में पैसा घुमाएगा। दैट इज द आइडिया। सो दैट इज दिस नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। हालांकि इसका भी अभी बिल पास होगा, फिर असल में हेडक्वार्टर कहाँ बनता है, स्ट्रक्चर कैसा है, वो जब आएगा तो और बारीकी से पढ़ेंगे। अगला मुद्दा है नॉन बैंक्स में एनबीएफसी एंड शैडो बैंक्स। शैडो बैंक का मतलब क्या होता है, ये जैसे आईएलएफएस वगैरह, वो लास्ट ईयर की विन 20 सीरीज में हमने आराम से पढ़ा था और सरकार ने उन सबको ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए वो भी देखा था। इसमें और नया क्या हो रहा है, ये शैडो बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, स्वाभाविक है कोरोना क्राइसिस के चलते इनका भी बिजनेस चौपट हो गया, तो वापस खड़ा करने के लिए कुछ अलग अलग योजनाएं आई। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसी, क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉर्पोरेशन, ये सब आपके हैंडआउट में पेज 25 पर है। मैं ये सब पढ़ने नहीं बैठूंगा, आपने भी खुद से बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना। मेंस आंसर राइटिंग में याद रखना है कि ये 3-4 ऐसे वर्ड्स आपने याद रखने, और कुल मिलाकर उसमें काम क्या होता होगा कि असल में सरकार वो एसबीआई या किसी कोई और सरकारी बैंक या संस्था को कहेगी कि आप कुछ नया एक कंपनी बना दो, उसकी मदद से ये जो एनबीएफसी, फॉर एग्जांपल सिंपली याद रखिए एक आईएलएफएस, तो उसके पास जो शेयर बॉन्ड कुछ हो आप उसको खरीद लो और उस बहाने उसको थोड़ा पैसा मिल जाए। सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थान एनबीएफसी की कुछ प्रतिभूतियां, सिक्योरिटी जैसे शेयर बॉन्ड खरीद के उनको पैसा दे ताकि ये अपना धंधा वापस खड़ा कर सके। दूसरा मुद्दा, भारत सरकार क्रेडिट गारंटी देगी, मतलब कि अगर कोई सरकारी बैंक ने ऐसी एनबीएफसी कंपनियों को लोन में पैसा दिया हो और पैसा अटक गया, तो फिर सरकार कहती है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम में सरकारी बैंक के लोन का जितना पैसा यहाँ पर अटक गया उसके 20% लॉस की भरपाई यूनियन गवर्नमेंट करेगा। उसके अलावा और भी ऐसे छिटपुट मुद्दे में, तो ये सारी जो चीजें इतना बारीकी से यूपीएससी पूछने का कोई ट्रेंड नहीं है, एक हद से ज्यादा दिमाग खर्च करने का फायदा नहीं। फिर भी कुछ होते हैं आशिक मिजाज, तो उनको समझ में आए तो इसके लिए मैंने बना के ही रखा है। इट इज गिवन, बट मैं खुद ही बोलता हूँ एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वर्ड एसोसिएशन से पता होना चाहिए। ओके, समवन सेज पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, तो किसके लिए? एग्रीकल्चर में फार्मर के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए नहीं, वो किसके लिए? ये एनबीएफसी के लिए, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम या क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट। सो वर्ड एसोसिएशन से थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने का फायदा नहीं। तो हमने पढ़ना था, हम पढ़ रहे थे बैंकिंग सेक्टर क्लासिफिकेशन हमने देखा। अभी आगे का मुद्दा है बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर। उसमें ये एनपीए, बासेल नॉर्म्स, आईबीसी कोड, इसमें क्या डेवलपमेंट है? बहुत आसान है, इसको देखते हैं। जो फुल लेंथ कोर्स इकोनॉमी का था उसमें हमने पढ़ा था लोन के अलग अलग प्रकार, फिर ये एनपीए क्या होता है, सरफायसी कोड, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट, सरफायसी एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, फिर ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, फिर ये बैड बैंक बनाने की बात, पंजाब नेशनल बैंक के सब क्राइसिस, बासेल नॉर्म्स, आरबीआई का डिविडेंड वगैरह वगैरह। इसमें नए अपडेट्स क्या आए हैं? प्रोजेक्ट सशक्त और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी मेरे ख्याल से लास्ट टाइम पढ़ लिया था। नए डेवलपमेंट में एक तो ये लोन मॉरेटोरियम, दूसरा है आईबीसी में प्रीपैक्स, और तीसरा इकोनॉमिक सर्वे के ऑब्जर्वेशन, और उसमें कुछ रेगुलेटरी फोरबियरेंस की बात है। ये क्या एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए आपने कुछ टीवी फ्रिज खरीदा है और उसका प्रिंसिपल है 12,000 रुपीज, और उस पर आपने 10% के हिसाब से मान लीजिए 1,200 रुपये इंटरेस्ट पे करना है, और इसको हम मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दे, तो मान लीजिए कि जनवरी में 1,000 रुपये देने प्रिंसिपल के और इंटरेस्ट के 100 रुपये, उसी तरह फेब्रुआरी में, फिर मार्च में, ऐसा करते करते आपने जाना है। मतलब हर महीने सपोज आपका 1,100 रुपये का इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई बनता है। हालांकि ये तो सिंपल इलुस्ट्रेशन है, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। रियल लाइफ की
जो उसकी फॉर्मूला होती है कि हर महीने आपका कितना इंस्टॉलमेंट या किस्त बैठेगा, ये कुछ इस तरह से होता है। उसमें वो इंटरेस्ट कटते जाता है और स्प्रेड होता है। वो सब मैं पढ़ाने नहीं बैठूंगा क्योंकि अपनी यूपीएससी एग्जाम में वो सब काम का नहीं। टेक्निकली सही उदाहरण समझने के चक्कर में हम वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। सफिशिएंट टू नो कि समझो ऐसा सीन है कि हर महीने आपने 1100 रुपये किस्त भरनी है, कुछ घर लिया था, कार ली थी, मोबाइल भरी थी, कुछ प्रॉब्लम क्यों आई? कोरोना क्राइसिस में लोगों की नौकरियां चली गई, वो इंस्टॉलमेंट वापस करना मुश्किल हुआ, तो आरबीआई ने कहा लोन मॉरेटोरियम देते हैं। मॉरेटोरियम मतलब रोक या मुक्ति, कि आप 6 महीने तक लोन की किस्त नहीं चुका पाओगे तो भी चलेगा। और ये 6 महीने ऐसे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। आरबीआई ने ये कहा इफ यू कैन पे, वेल एंड गुड, आपकी अगर है कैपेसिटी, इनकम है तो आप भरो। इफ यू कैन नॉट पे, डू नॉट वरी, आई एम अलाउिंग मोरेटोरियम फॉर 6 मंथ्स, मार्च टू अगस्त। अभी समझिए मोरेटोरियम मतलब क्या, ये रोक लगाइए, लेकिन अल्टीमेटली यू विल हैव टू पे। ये जितना भी पैसा तो बाकी के महीनों में फिर आपने इंस्टॉलमेंट तो वापस करना ही है। ऐसा नहीं कि ये माइनस कर दिया, 6,000 की माफी मिली, ऐसा नहीं। इट इज अ टेम्पररी रिलीफ। इवेंचुअली द बोरोवर विल हैव टू पे दिस, कितना 6,000 रुपये प्रिंसिपल है और 600 रुपये इंटरेस्ट। कर्ज माफी नहीं दी है, अस्थायी रूप से राहत है, कभी ना कभी आपने ये रकम चुकानी होगी। तो अब सीन कुछ ऐसे बनेगा मित्रों। एनपीए की डेफिनेशन क्या है वैसे आपको पता होगी, फिर भी बता देता हूँ। मान लीजिए लोन इंस्टॉलमेंट आपने हर महीने 1 तारीख को भरना हो, और ऐसी अपनी मान लीजिए ड्यू डेट हो 1 मार्च को, आपने किस्त देनी है इंस्टॉलमेंट, लेकिन आप नहीं देते और उसके ऊपर भी मोर देन 90 डेज बीत जाते हैं, 90 डेज फ्रॉम ड्यू डेट, तो हम कहते हैं वो लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया। तो एनपीए मतलब ड्यू डेट के ऊपर मोर देन 90 डेज तक प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नॉट पेड, देन इट बिकम्स अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। खैर, हाँ, तो आरबीआई ने क्या कहा यहाँ 6 महीने 2020 में कि आप नहीं पे करेंगे तो चलेगा। तो ऐसा करते करते कोई आदमी का ठीक है मैं नहीं पे करूंगा, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में उसने नहीं पे किया। फिर अगस्त से तो ये टेम्पररी रिलीफ बंद होती है, यानी कि फिर उसने अक्टूबर, मान लीजिए 1 अक्टूबर 2020 से उसकी ड्यू डेट रिज्यूम होती है कि आपने इंस्टॉलमेंट भरना शुरू करना होगा। लेकिन मान लीजिए वो फिर भी नहीं करेगी, नहीं मेरी इनकम नहीं है, या बस मैं नहीं करूँ, मुझे विजय माल्या बनना है, तो फिर क्या होगा? ये ड्यू डेट है, उसके ऊपर भी मोर देन 90 डेज जब बीत जाए, कब बीतेंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो फिर यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि दिसंबर में वो एनपीए में क्लासिफाई होगा लोन अकाउंट। यानी माफी तो आरबीआई की यहाँ तक ही थी, उसके बाद जो बदमाशी करे तो एनपीए तो कब बनता है? 90 डेज गुजरने के बाद, तो दिसंबर में बनेगा। या इसलिए कई बार आप ये सब करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल और न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि आरबीआई स्टॉप्ड एनपीए कैटेगराइजेशन टिल दिसंबर 2020। तो वो मुद्दा क्या है वो हमने समझ लिया। अब नहीं भरेंगे तो अल्टीमेटली दिसंबर 2020 से पहले तो आपका लोन एनपीए में क्लासिफाई होने ही नहीं वाला था, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। एनीवेज, मुद्दा ये है कि आपने ये मार्च से लेके अगस्त तक मान लीजिए 6,000 का प्रिंसिपल, 600 रुपये का इंटरेस्ट, ये नहीं पे किया। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? यू हैव टू रीपे। तो ये सारे महीने में जीरो कर दूं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जीरो, तो उसमें जितनी रकम बचती है वो सब बाकी के आपके इंस्टॉलमेंट बड़े हो जाएंगे। कि फॉर एग्जांपल सपोज सितंबर का 2,500 रुपीज़ प्रिंसिपल, 250 रुपीज़ इंटरेस्ट वगैरह करके फिर पूरी रकम आए। अभी इसमें समझना ये है कि आपने ये सारे महीनों में 600 रुपये इंटरेस्ट नहीं चुकाया है, तो ये बैंक के सब लोन अग्रीमेंट में ऐसा होता है कि जितना अनपेड इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर और इंटरेस्ट चढ़ते रहता है, जिसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज चढ़ते रहता है जितना आपका बकाया कर्जा बाकी है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ते रहेगा। तो सिंपल नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। वो कैसे? वो सीसेट पेपर के सब वीडियो में देख लेना। तो स्वाभाविक है सब लोन बोरोवर्स, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका की कि ये 6 महीने का हमारा ब्याज माफ कर दीजिए, हमसे ना हो पाएगा। आरबीआई ने इसका विरोध किया। आरबीआई का ये कहना था कि अगर कर्जदार लोन का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस नहीं करे तो बैंक ने अपने पॉकेट से पैसा नहीं दिया, डिपॉजिटर से पैसा लेके दिया, तो डिपॉजिटर भी तो कहेगा कि हमें अपने सेविंग अकाउंट पर सपोज 4% इंटरेस्ट दीजिए। अगर कर्जदार ब्याज ही नहीं देगा तो बैंकर जमाकर्ता को डिपॉजिट पर ब्याज कैसे देगा? तो ये तो हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। सो यू हैव टू पे द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इवेंचुअली। क्या, लेकिन ये सब बोरोवर्स अड़े रहे कि हम तो सिंपल इंटरेस्ट पे कर सकते हैं उस 6 महीने का,
उसके ऊपर आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ा रहे हैं वो हम पे नहीं कर सकते। और सामने सब बैंक भी अड़ गए कि नहीं, हमको वो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, जो 6 महीने आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया उसके ऊपर और इंटरेस्ट हमको चाहिए। तो भारत सरकार फिर बीच में आती है। भारत सरकार ने ये कहा, मान लीजिए 10 लाख का लोन हो, 8% ब्याज के हिसाब से 6 महीने पर सपोज कंपाउंड इंटरेस्ट बैठता हो 40,672 रुपये और सिंपल इंटरेस्ट बैठता हो 40,000 रुपये, तो इन दोनों को माइनस करो डिफरेंस। वो क्यों? क्योंकि बैंक बोलता है हमको ये चाहिए, बोरोवर बोलता है मैं ये पे कर सकता हूँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? 672 रुपीज़। तो भारत सरकार ने कहा हम सब बैंकों को उतना दे देंगे, गवर्नमेंट विल पे इन बेरोअर्स अकाउंट, और वहां से बैंक वाले उसको काट के ले लेंगे। इसे कहा गया एक्स ग्राशिया। एक्स ग्राशिया का मतलब क्या? एक प्रकार की काइंडनेस, फेवर, मदद के रूप में सब कर्जदारों की भारत सरकार ने मदद की। तो प्रश्न ये किसको मिलेगा, तो उसका उल्टा बोलना शुरू करो, ये किसको नहीं मिलेगा? जिसने 2 करोड़ से ज्यादा लोन लिया है, जिसने एक पर्टिकुलर एक्स डेट के बाद में लोन लिया है, या जिसका लोन अकाउंट कोरोना आने से पहले ही एनपीए में था, या फिर जिसने इनफॉर्मल मनी लेंडर मतलब शाहूकार, श्रॉफ, बनिया उनसे लिया हो, तो वो तो सारा पेपर पर रिकॉर्ड होगा नहीं, या होगा तो भी उसको ऑथेंटिक हम कैसे मान ले? तो वो सबको ये लाभ नहीं मिलेंगे। बाकी के कैटेगरी, फीचर वगैरह हैंडआउट में दिए, आप आराम से देख लेना। अभी उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन सीरीज बनाकर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू ने दी थी, और वो उनका देना बनता है क्योंकि वो ऑर्डिनरी रीडर्स के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं ना, तो उन सबको जानकारी होनी, दे वुड बी इंटरेस्टेड कि हमको इसका लाभ मिलेगा कि नहीं। लेकिन वो सारी रियल लाइफ मेथोडोलॉजी हमारी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी नहीं। दूसरा, कुछ लोगों इसमें और इसमें ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, मुझे बस ये लेके बैठा रहना है। भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर आप जाएंगे, सारी एफएक्यू आपको मिल जाएगी, बट आई डोंट थिंक इट इज द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। एक हद से ज्यादा उसमें काम का नहीं, थोड़ा अंदाज होना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं? आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी, केवी कामत। केवी कामत को ये कहा गया कि ये कोरोना के चलते अलग अलग बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों के लोन वापस नहीं आएंगे, तो उसको हम रिस्ट्रक्चर करें, उसके लिए आप कुछ रिफॉर्म्स बताइए। रिस्ट्रक्चर करना मतलब क्या? सपोज 10 ईयर्स का लोन हो, उसको बढ़ा के बोल दे 12 ईयर्स का कर दे, या सपोज 15% ब्याज देना हो, कम करके बोल दे 10% देना। ऐसा कुछ रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं कि नहीं, उसके आप कुछ हमें गाइडलाइंस दीजिए। और उन्होंने कुछ 26 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए कि स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एविएशन, ये सब में लोन वापस नहीं आएंगे, उनका कुछ करना है। बट ओवरऑल उनके जो रिफॉर्म्स थे वो कोई ऐसी जोरदार चीजें नहीं थे कि कोई बेंच में हम लिखें, और उतना चेजिंग करने में वो फायदा दिखता नहीं। एक आध लाइन में याद रख सकते हैं, केवी कामत रिपोर्ट एंड ही सजेस्टेड सम 26 स्टेट सेक्टर्स, और वहां मदद करनी चाहिए, और आरबीआई उस हिसाब से अलग अलग मदद कर रहा है, बात खत्म। इसके अलावा एक मुद्दा है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड किया गया, उसका मतलब क्या? उसमें कोई नए कर्ज केस दर्ज नहीं किए जाएंगे मार्च 2021 तक। टिल मार्च 2021 भले कोई कंपनी लोन वापस नहीं करे, बैंक वाले उसके खिलाफ जाकर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में कि ये वापस नहीं कर रहा है, केस करो, दे कैन नॉट फाइल द केस। क्यों? कोरोना के चलते सब स्लो डाउन चल रहा है। सो ओके, वी आर डन विद दिस। लोन मॉरेटोरियम देख लिया। आईबीसी सस्पेंशन मतलब उसमें क्या, माफ करिए, मार्च 2021 तक नए केसों की सुनवाई वो रजिस्टर ही नहीं होंगी। अभी दो मुद्दे बनते हैं कि आईबीसी का प्रीपैक क्या है और ये इकोनॉमिक सर्वे के ऑब्जर्वेशन क्या है, देखते हैं। सपोज एसबीआई ने किसी को बैंक लोन दिया, सपोज ये एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर रहा, तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की प्रोसेस क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो जाकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कंप्लेन करेगा, स्टेज 1। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल देखेगा सब मामला सही है कि नहीं, तो स्टेज 2 में वो कहेगा यस, मूव फॉरवर्ड। तो फिर एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई जाएगी जिसमें सब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे। फाइनेंशियल क्रेडिटर में क्या आएगा? बैंक वाले आएंगे, एनबीएफसी वाले आएंगे, और फिर एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नियुक्त होगा। और ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वो कुछ रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा कि ठीक है, ये लोन 10 साल का है तो 15 साल का कर दो, या 10% इंटरेस्ट है कम करके
सपोज 9% कर दो। अगर ये सब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स उसको अप्रूव करें तो उस हिसाब से लोन रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर अप्रूव नहीं करे तो लिक्विडेशन यानी कंपनी की नीलामी हो जाएगी। ये होता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है? स्टेज 1 क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाकर एसबीआई कंप्लेन करे। अब जैसे ही कंप्लेन करेगा तो वो तो मीडिया वालों को पता चल जाएगा और बैड पब्लिसिटी हो जाएगी। बैड पब्लिसिटी फॉर द कंपनी, इट्स ब्रांड इमेज। सपोज कोई ऐसा केस आए कि वोल्टास कंपनी का नाम आ गया है, तो फिर उससे प्रॉब्लम क्या आती है? आपके फ्यूचर क्लाइंट और कस्टमर चले जाएंगे। सपोज आपने सोचा हो कि मैं वोल्टास का कोई फ्रिज या वॉशिंग मशीन मुझे लेना है। अब आप जब फ्रिज या वॉशिंग मशीन लेते हैं देन यू मे थिंक कि मुझे 3 साल 5 साल की कुछ वारंटी, रिपेयर, सर्विस, स्पेयर पार्ट मिलेंगे कि नहीं। बट सपोज ऐसी कोई खबर आए कि इसका तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मैटर है, देन मे बी कंपनी बंद हो गई तो मेरा टीवी फ्रिज रिपेयर कौन करेगा 3 साल बाद। सो फ्यूचर क्लाइंट्स में गो अवे। तो एक बार औपचारिक रूप से फरियाद हो गई तो फिर पत्रकार हंगामा मचा देते हैं और फजीयत में धंधा चौपट हो जाता है, भले उसका रिवाइव होने का कुछ चांस हो तो भी। इसलिए यूएसए, यूके में एक सिस्टम होती है प्री पैकिंग। प्री पैकिंग मतलब बोरोवर, सपोज ये वोल्टास कंपनी हो, तो वो इनफॉर्मली यानी अनौपचारिक रूप से इधर केस जाए उससे पहले वो खुद ही एसबीआई के पास चला जाए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आप मेरा लोन रिस्ट्रक्चर करके दो। सपोज एसबीआई कहे कि नहीं करेंगे, तो फिर जब नीलामी होने वाली है तो जो भी बायर पार्टीज मतलब वोल्टास को खरीदने के लिए सपोज वीडियोकॉन वाले दिलचस्पी रखते हो, वीडियोकॉन, तो उनके साथ भी वो पहले से ही पूरा केस कोर्ट में जाए उससे पहले ही वो बात कर लें कि आप आना चाहते हैं कि नहीं, तो ठीक है हम आपको पूरा बिजनेस बेच देते हैं। सो बिफोर फॉर्मली गोइंग टू द कोर्ट्स, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोर्ट, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वो मतलब पर्दे के पीछे ही चुपचाप पूरा समझौता कर ले। कोई कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास नहीं जाना, हमको बंद दरवाजे में चुपचाप समझौता कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं प्री पैकिंग। फायदा क्या है? क्विक, स्पीडी, डिस्क्रीट, कॉन्फिडेंशियल वे ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोसेस। अमेरिका, ब्रिटेन में इसको इसीलिए लागू किया जाता है ताकि बिजनेस की ब्रांड इमेज खराब नहीं हो। न्यूज में इसलिए रहता है कि भारत सरकार सोच रही है कि हम लोग भी इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड अमेंड करके इस टाइप की कुछ चीज को अलाउ करते हैं। सो दैट इज आईबीसी प्री पैकिंग। उसके बाद का मुद्दा है इकोनॉमिक सर्वे के ऑब्जर्वेशन। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2021, उसका वॉल्यूम 1 चैप्टर 7, उस चैप्टर का नाम है रेगुलेटरी फोरबियरेंस एन इमरजेंसी मेडिसिन नॉट अ स्टेपल डाइट। विनियामक फोरबियरेंस वो क्या है अभी आगे देखते हैं। एक आपातकालीन औषधि न कि मुख्य आहार, मतलब जो दवाई है तो दवाई के रूप में लेना चाहिए, उसको सब्जी, रोटी, दाल, चावल की तरह रोज नहीं खाना चाहिए। समझते हैं। कोई एक बैंक का इक्वेशन क्या हो सकता है? उसके पास होगा शेयर कैपिटल, मान लीजिए 10 रुपये, उसके पास उसने बॉन्ड इश्यू किए होंगे, उससे 10 रुपये लेकर आए, जनता ने डिपॉजिट में पैसा दिया हो सपोज 75 रुपीज़, और उसका नेट प्रॉफिट या लॉस बन रहा हो +5 रुपीज़, तो इक्वेशन के एक साइड पर ये सब प्लस में जाएगा और उसके सामने टोटल होंगी उसकी एसेट्स। अभी ये क्या, क्यों, कैसे, वो पूरी बीकॉम समझने तो बैठ सकते हैं अपन एग्जाम के लिए काम के नहीं। समझो ऐसा इक्वेशन है, एक तरफ सब ये सब लायबिलिटीज प्लस प्रॉफिट इक्वल एसेट्स। उसके बाद आरबीआई उनको कहेगा कि आप एसेट क्वालिटी रिव्यू लो, मतलब अपनी जो संपत्तियां हैं ये 100 रुपए की आप बोल रहे हैं, लेकिन उसकी समीक्षा करो और मुझे बताओ कि उसकी गुणवत्ता क्या है, एसेट क्वालिटी रिव्यू। अब ऐसा करने पर पता चले कि सपोज ये एसेट में 100 में से 3 रुपये CRR में, 18 रुपये SLR में, गुड लोन में 59 रुपीज़ है और बैड लोन में सपोज 20 रुपीज़ है, तो ये 20 रुपीज़ बैड लोन में यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट वगैरह में हो, तो आरबीआई ये कहेगा कि वो तो आपका नुकसान में भी हो सकता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में हो सकता है कुछ रिकवरी में आ जाए लेकिन कुछ रिकवरी में वापस ना आ पाए। तो ये 20 रुपीज़ के बैड लोन के सामने सपोज आरबीआई कहे कि आपने 5 रुपीज़ का प्रोविजनिंग करना होगा। प्रोविजनिंग यानी प्रावधानीकरण, या उसे हम कहें बैकअप या बफर, एक तरफ आपने अलग से रखना है कि मान के चलो इसमें से कुछ आपका लॉस हो जाए तो उसकी भरपाई कैसे करोगे आप, क्योंकि अल्टीमेटली ये शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स को आपने कुछ वापस करना पड़े, बॉन्ड वालों को वापस करना पड़े, डिपॉजिटर्स को वापस करना पड़े, लाएगा किधर से? सो दे विल रिक्वायर द बैंक कि जितना बैड लोन बढ़ेगा
उस हिसाब से कुछ अतिरिक्त राशि आपने अलग से रखनी होगी, जिसे हम कहते हैं प्रोविजनिंग। तो एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, सपोज 5 रुपये अलग से रखने हैं तो फिर ये प्रॉफिट है उसको वो 0 दिखा देंगे और वो सारा पैसा प्रोविजनिंग के रूप में अलग रखा जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट विल हैपन, जब भी आरबीआई कह दे कि प्रोविजनिंग करना है तो प्रॉफिट चला जाएगा या कम हो जाएगा। मित्रों 2007-8 में अमेरिका में एक सब प्राइम क्राइसिस आई। बेसिकली मुद्दा ये था कि उनके सब बैंकों ने ऐसे लोगों को होम लोन में पैसा दिया जिनका लोन वापस करने की कैपेसिटी नहीं थी, ऐसे गरीब लोगों को उन्होंने अमेरिकन आइडल बना दिया था। आगे चल के ऐसा सब बबल बनता गया, लेकिन जब वो आदमी लोन ही वापस नहीं करेगा तो ये बबल कोलैप्स हो गया। अब जो वो कोलैप्स हो गया तो उसके चलते अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स हुई। भारत से हम लोग जो चीज़ें अमेरिका एक्सपोर्ट करते वो भी कम हो गई, क्योंकि पब्लिक के पास शॉपिंग करने के लिए पैसा ही नहीं बचा। अब भारत के एक्सपोर्ट कम हो गए तो भारत में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम हो जाए तो भारत का जीडीपी भी कम हो गया, जिसके चलते बैंकों से बिजनेसमैन ने जो लोन लिए थे वो भी वापस करने में प्रॉब्लम्स आने लगे। तो ये सब जो चल रहा था उस वक्त, सपोज ये 2007-8 के बाद का समय, जब गवर्नर शायद डी सुब्बा राव थे, उन्होंने शुरू किया रेगुलेटरी फोरबियरेंस यानी क्षमा या सहनशीलता। वो कुछ ऐसे कि उन्होंने अलग अलग लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम अलाउ की, जैसे 525 स्कीम, S4A, SDR। वो काम कैसे करती थी अब काम का नहीं, समझो कि उसमें मुद्दे ऐसे होंगे कि 10 ईयर्स का लोन हो तो बैंक वाले वो बिजनेसमैन को कहे ठीक है 15 ईयर्स में देना। सपोज 15% इंटरेस्ट पे करना हो, बैंक वाले बोले कोई नहीं 12% इंटरेस्ट पे करना। तो इस तरह लोन का पुनर्गठन कर दिया जाए ताकि बिजनेसमैन को कुछ रिलैक्सेशन मिले और वो धीरे धीरे छोटा छोटा लोन वापस करे। तो ऐसे फायदा क्या, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होंगी उनको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा इस तरह से, और फिर उनको कहा जाएगा अब से ये स्टैंडर्ड एसेट्स हैं या गुड एसेट्स हैं, कागज पर दिखा देंगे। एज अ रिजल्ट प्रोविजनिंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड। समझते हैं, देखिए इधर गुड लोन है 59 और बैड लोन है 20, लेकिन अगर आरबीआई कहते कि नहीं अब से ये बैड लोन नहीं है, इसका आप प्रिंसिपल इंटरेस्ट थोड़ा इधर उधर कर दो और इसको गुड लोन बना दो, तो फिर क्या होगा, वो गुड लोन में चले गए 20। तो फिर आपने प्रोविजनिंग के नाम पर ये जो 5 रुपए अलग से रखने पड़ते थे वो सब में मौज मिल गई आपको कि यू डोंट हैव टू कीप द प्रोविजनिंग, सो यू कैन कीप दिस 5 रुपीज एज प्रॉफिट। तो बैड लोन का पुनर्गठन करो ताकि स्टैंडर्ड एसेट में उसको गिन लेंगे, ताकि प्रावधानीकरण प्रोविजनिंग में पैसा रखना नहीं पड़े। तो एक प्रकार से रेगुलेटर कौन, आरबीआई ने ये क्या किया, क्षमा दे दी या थोड़ी सहनशीलता की ठीक है अभी जाने दो, इसको कहते हैं फोरबियरेंस। अब जो ये हुआ बस वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुए। जैसे ही आरबीआई ने कहा कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग की छूट है तो कुछ लोग मौज में आ गए। एक प्रॉब्लम शुरू हुआ ज़ॉम्बी लैंडिंग। मतलब ज़ॉम्बी लैंडिंग यानी क्या, अगर आप कोई हेल्दी इंसान को खाना खिलाओ तो प्रोडक्टिव है क्या, हाँ उसको आप खाना खिलाओ उससे कुछ काम करा सकते हैं। ज़ॉम्बी को खाना खिलाओगे तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, वो थोड़ा कोई आपके लिए काम करेगा। तो जब कमजोर कंपनी को बैंक लोन देते रहे तो उसे हम कहते हैं ज़ॉम्बी लैंडिंग। दूसरा प्रॉब्लम एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, यानी पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन दिया जाता रहे। और तीसरा होता है विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी आंकड़ों को बड़ा चढ़ाकर दिखाना। तो आरबीआई ने जैसे लोन रिस्ट्रक्चरिंग अलाउ किया तो बैंक वालों ने उन सब नियमों का दुरुपयोग करते हुए ये 1, 2 और 3 काम किए। और इनमें सबको मजा क्यों आया, क्योंकि लोन रिस्ट्रक्चर हो गए तो अब से कागज पर तो ये गुड लोन बन गए, तो फिर प्रोविजनिंग में पैसा नहीं रखना होगा तो वो सारा पैसा प्रॉफिट में रख सकते हैं, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, तो शेयर होल्डर भी मौज में और सब मौज में। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, दोनों जगह ये प्रॉब्लम आया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। अभी यहां शब्द में ये फॉरबियरेंस यानी सहनशीलता, इसका मतलब आरबीआई को भी शायद ये सब पता ही था, लेकिन वो सहन कर रहे थे कि कोई नहीं अभी जीडीपी ग्रोथ डाउन है, इस बहाने जो 2-3% अप हो जाए, लेट देम डू दैट। लेकिन ये एक प्रकार की मेडिसिन है, आप जानते हैं कोई भी मेडिसिन ले उसके साइड इफेक्ट होते हैं, पर्टिकुलरली जो एलोपैथिक केमिकल वाली मेडिसिन है, लेकिन फिर अपना रोग कम करने के लिए हमने वो लेना पड़ता है।
लेकिन जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपने वो मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि ऑल राइट 2008 में भारत देश का जीडीपी, ये देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट 3%, 4%, 8%, तो ये कितना 3% के आसपास चल रहा है, जो अच्छी बात नहीं। तो तब आरबीआई ने ये सब किया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 2008, 9, 10 धीरे धीरे बढ़ के वापस ये तो 8% पर आ गया जीडीपी ग्रोथ, यानी पिछले साल के मुकाबले कितना ज्यादा उत्पादन हुआ, तो 8% ज्यादा उत्पादन। तो फिर हमने क्या करना चाहिए, वेन द इकोनॉमी हैज रिकवर्ड, अर्थतंत्र जब पटरी पे आ गया, तो ये सब तमाशे बंद करवा देने चाहिए जो मैंने आपको आगे बताया। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि तब उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उसको जो 2010 पे ये सब बंद करना चाहिए था उसको भी 2015 तक उन्होंने कंटिन्यू रखा। एज अ रिजल्ट व्हेन दिस फॉरबियरेंस कंटिन्यूड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तो उसका मतलब समझिए ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए। और फिर जब 2015 में आरबीआई ने रेगुलेटरी फॉरबियरेंस स्टॉप करवा दिया कि अब से ये सब लोन रिस्ट्रक्चरिंग ऐसे नहीं चलेगा, आपने प्रॉपरली जाकर सब डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, एसेट क्वालिटी रिव्यू करना होगा, प्रोविजनिंग में पैसा रखना होगा वगैरह। जैसे ही रिजर्व बैंक ने ये सब तमाशे बंद करवाए तो बैड लोन दुगने हो गए। ये देखिए 2014 में बैंकों ने जितने लोन दिए उसमें से कितना परसेंटेज एनपीए था, करीब 4.9%। और 2015 में आरबीआई ने जब ये सब बंद करवा दिया, लोन रिस्ट्रक्चरिंग एंड अदर थिंग्स, तो कितना बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गया, 9%। इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि अगर 2011 में ही ये रेगुलेटरी फॉरबियरेंस अगर बंद कर देते, 2015 तक उसको एक्सटेंड नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा कैंसर फैल नहीं जाता। अभी यहाँ पर मित्रों ये पूरी केस स्टडी हमको समझ के याद रखनी है, जवाब है नहीं। इसमें से जो आउटकम है उतना ही मेंस में हमने याद रखना है। मेंस में आउटकम जो याद रखना है वो ऐसा है, पॉलिसी लेसन्स फॉर द पोस्ट कोरोना रिकवरी। अभी जो कोरोना जारी है उसके चलते भी आरबीआई ने रेगुलेटरी फॉरबियरेंस अलाउ किया है। वो कैसे, वो हमने देखा 6 महीने तक लोन वापस मत करो, आपको वो मॉरेटोरियम स्थगन किया गया है। फिर ये केवी कामत कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से कुछ बड़े बड़े लोन का रिस्ट्रक्चरिंग किया जा रहा है। तो मतलब हिस्ट्री इज लाइक रिपीटिंग इटसेल्फ, जो सब प्राइम क्राइसिस के बाद चला रहे थे अभी ऐसा वापस हो रहा है। बट पॉलिसी मेकर शुड नॉट कंटिन्यू सच इमरजेंसी मेजर्स आफ्टर द क्राइसिस इज ओवर। आपातकाल खत्म होने के बाद इस प्रकार की क्षमा और रियायतों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं कि चलाते ही रहो। एज द इकोनॉमी रिकवर्स क्विकली यू शुड स्टॉप इट। और ये सभी बैंकों को बोला जाए अपना एसेट क्वालिटी रिव्यू करो और उस हिसाब से जो भी करेक्टिव मेजर लेने वो लीजिए, आप कंटिन्यू मत रखिए इसे। क्योंकि जब इमरजेंसी मेडिसिन आपका मुख्य आहार बन जाए, स्टेपल आइट बन जाए, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। फिर इकोनॉमिक सर्वे ने एक स्पेनिश फिलोसोफर जॉर्ज सांतयाना को कोट किया है। उन्होंने ये कहा है कि दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। इतिहास की गलतियों से जो नहीं सीखेगा वो उन्हीं गलतियों को दोहराएगा। तो 2007 में जो हुआ था उसको हमने 2021-22 में वापस रिपीट नहीं करना चाहिए। बैंकों के ऑडिटर्स होते हैं, जैसे सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा मिला उन्होंने सही से खर्च किया कि नहीं, वो सब देखने के लिए कौन है, सीएजी। तो उसी तरह बैंकों ने भी ऑडिटर अपॉइंट करके उनसे सब चेकिंग करवाना होता है, हमारी बैलेंस शीट और इनकमिंग आउटगोइंग मनी। आगे ये यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जितने स्कैम हुए तो उसका मतलब ऑडिटर्स ने ठीक से काम नहीं किया। इकोनॉमिक सर्वे का कहना है उन सबको भी पनिश किया जाए कि वो क्यों सब नहीं देख रहे थे। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑडिटर्स भी खौफ में रहेंगे और उसके चलते ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, ज़ॉम्बी लैंडिंग, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम रोक सकते हैं। तो ये हमने देखा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड सस्पेंड हुआ, आईबीसी प्री पैक, इकोनॉमिक सर्वे के ऑब्जर्वेशन। इसके बाद के जो मुद्दे हैं, बैड बैंक और बासेल नॉर्म्स में क्या रिफॉर्म लिए गए वगैरह, वो भी हम लोग देखेंगे। जस्ट अ मिनट। मित्रों ये जो अपना अनअकैडमी की स्पेशल क्लास सिस्टम होती है, सो बेसिकली इट इज अ फ्री क्लास। तो उसमें ये पूरा टाइमर सिस्टम होता है। तो अभी 1 घंटे से बढ़ाकर 1:30 तक किया, अभी ये टाइमर दिखा रहा है इट विल स्टॉप। तो फिर हम क्या करेंगे, बाकी जो बचा डरने की जरूरत नहीं, मैं इधर ही हूँ, इसको हम आगे वाले लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। तो बर्निंग इश्यूज इन बैंकिंग सेक्टर में सब कुछ खत्म हो ही गया। एक बैड बैंक और कुछ बासेल नॉर्म की 2-4 स्लाइडें बाकी हैं, वो सब हम देख लेंगे। उसके बाद जब अगली बार मिलेंगे तो पिलर 1C सेबी शेयर मार्केट,
और पिलर 1D वहाँ पर इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या हुआ, वो भी 1 आध घंटे का ही काम है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब मिलेंगे तो बजट, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सब देखेंगे। कुछ टेस्ट में घूमने की जरूरत नहीं कि बहुत कुछ है और हम कैसे खत्म करें। भाई ये नया इकोनॉमिक सर्वे जो आया, मैं पूरा पढ़ के बैठा हूँ, हार्डली मुश्किल से 20-30 पन्नों का ही उसमें कंटेंट है। वो 500 पेज तो ऐसे ही ग्राफ और वगैरह भर के उसने बना दिया, इतना सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं। तो डर में मत जिए, ये जो पूरे जितने भी डेवलपमेंट इकोनॉमी के हो रहे हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इस सीरीज में कवर ही हो रहे हैं। तो बाकी के दिन जितना भी आपके पास टाइम बचता है आप उसको यूज करें, बाकी सब सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उन सब में। तो ये कार्यक्रम, ये 9 मार्च को हम लोग मिले। पैटर्न ऐसा है कि हर दूसरे मंगलवार को मिलना है, तो अभी 23 मार्च को मिलेंगे, फिर 6 अप्रैल, करते करते चला जाएगा। सपोज कुछ ज़्यादा लगे तो बीच में एक आध बार मैं और एक्स्ट्रा लेक्चर भी उसमें लगा दूंगा, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। और इसके अलावा मैंने जो आपको आगे बताया, इकोनॉमी की फुल लेंथ कोर्स जिसमें प्रीलिम, मेंस, थियरी, करंट, कंटेम्पररी इशू सब कुछ कवर हो रहा है, इंक्लूडिंग हैंड आउट, कलरफुल पावर पॉइंट्स, रैपिड रिवीजन। गुरु, शुक्र, शनि, रवि रात 9 बजे क्लास होती है लाइव। वर्किंग प्रोफेशनल, होम मेकर्स ऑल कैन अटेंड इट। वीकली उसमें क्विज होती है। पूरा हैंड आउट रैपिड रिवीजन के लिए बनाया गया है, प्रीलिम को और मेंस के लिए भी। और ये अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबके प्लस कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं। उसके अलावा उनकी ये पूरी बैच सिस्टम 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए पूर्ण रूप से हिंदी में पढ़ना है तो उसके भी कोर्स, कंप्लीट इंग्लिश इफ यू वांट टू स्टडी, देन ऑल्सो देयर आर कोर्सेज। इफ यू वांट पर्सनल कोच, ऐसे विद्यार्थी जो पहले यूपीएससी प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं और उसको आपके कोच बनाया जाए और राउंड द टाइम आपको वो मदद करते रहें, आपके मेंस आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन वगैरह। तो ये सब के सब वहाँ पर चीज़ें उपलब्ध हैं। चेकआउट के दौरान आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं mrunal.org। तो आज के लिए ये कार्यक्रम इधर रखते हैं, और बाकी जितना बाकी है वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, और मिलते रहते हैं।